सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि अष्टमांश कुंडली कैसे बनाएं एवं फलादेश कैसे करें। तो अष्टमांश कुंडली के लिए तो साधारणतः पुस्तकों में देखने को उतना नहीं मिलता है, लेकिन हमारे गुरुजनों का कहना है कि आप जिस भाव का विशेष वर्ग कुंडली बनाना चाहते हैं, जिस भाव का विशेष वर्ग कुंडली बनाना चाहते हैं, तो उसको आवृत्ति के आधार पर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आवृत्ति के आधार पर आवृत्ति के आधार पर बना सकते हैं। तो यदि D8 बनाना है, D8 यदि कुंडली बनानी है, तो एक लग्न का या एक ग्रह एक राशि में कितने अंशों तक गोचर करता है? 30 अंश होता है। तो इसी 30 अंश को 8 से भाग दे देंगे। कितना होगा? यदि 30 अंश को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 में 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, 3 हो गया, 3 हो गया, 24 बचा इधर 6। तो 6 में 8 से भाग नहीं लगेगा, तो फिर 60 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 6 6 36, 360 हुआ। इसमें 8 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 4, तो यह 320 निकल गया। फिर इसमें बच गया कितना? 40 बचा। 40 में 8 से भाग देंगे, 8 बचे 40, यानी 345 का एक भाग हुआ। यानी कि पहला अष्टमांश जो हुआ 0 से लेके 345 तक का हुआ। दूसरा कितना हो जाएगा? 345 में 345 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 होगा। जी, यानी कि हाँ, 7.5 कह लीजिए, 7 30 तो वही हो गया ना। अब दूसरा अष्टमांश जो अष्टमांश का जो मान होगा या दूसरा अष्टमांश 345 से लेके 7 30 तक होगा। चौथा कितना तक होगा? इसमें 345 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 15। तीसरा 11 15 तक होगा। चौथा कितने तक का होगा? 15 अंशों का होगा। यह हो गया पहला, यह हुआ दूसरा, यह हुआ तीसरा, यह हुआ चौथा। 15 अंशों का होगा। पांचवा कितना का होगा? 15 में 345 जोड़ देंगे तो 1845 हो गया। फिर छठा कितना होगा? 1845 में 345 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 30 होगा। 22 30। फिर सातवां में कितना? फिर 345 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 26 15 26 15 हो गया। और फिर 8 में 26 15 में 345 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। 26 15 में 345 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा ये जी, क्योंकि ये इसमें 26 में 15 ज्यादा है और यह 345 यानी कि 4 में 15 कम है। तो 30 हो गया कि नहीं हो गया? जी। तो यदि हम इस 30 अंशों को यदि 8 भाग में बांटते हैं तो 345 का एक मान होता है, यानी कि एक अष्टमांश 345 का हुआ। और आवृत्ति के आधार पर हम सबों को बनाना है। तो आवृत्ति के आधार पर बनाना क्या है? कुछ तो नहीं है, 1 मिनट की बातें हैं, सरलता से हम लोग समझ सकते हैं और उस नियम को इस कुंडली पर लगा के देख लेंगे। हमने उसी कुंडली से यह बनाया है, हमने उसी कुंडली से यह बनाया है। जो सॉफ्टवेयर है हमने सॉफ्टवेयर से बनाया और फिर हमने जांचा भी है कि क्या सही है कि गलत है। तो कहने का मतलब यह है आवृत्ति क्या कहता है? तो 1 2 3 4। तो अब यहां से यदि हम पहला का शुरू करते हैं तो 8 ही लेना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यह तो अब किसी एक राशि में 8वां तो 30 डिग्री का हो जाएगा। तो फिर अब तो 9 से बाकी रह जाएगा ना। तो फिर यहाँ पर दूसरी राशि में 9 से 10 11
12, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ किससे शुरू हो जाएगा फिर? 5 से। चलिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। 5 से शुरू होगा ना? जी गुरुजी। जब 5 से शुरू हो जाएगा 3 का, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो फिर यह कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा ना? में से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ से क्या शिक्षा मिली हम लोगों को? अब यहाँ से यह शिक्षा मिल गई कि यह जो कौन सी राशि है, यह 1 जो है यह चर राशि है, 2 जो है स्थिर राशि है, 3 द्विस्वभाव राशि है, 4 चर राशि है। तो चर राशि मेष से शुरू होती है और स्थिर राशि धनु राशि से शुरू हो गया, द्विस्वभाव राशि 5 से शुरू हो गया, फिर हम चर राशि तो पुनः 1 से शुरू हो गया 8 तक, फिर 5वां जो स्थिर राशि होगा तो फिर 9 से शुरू हो जाएगा। क्रम यही रहेगा ना? जी। हम ठीक है। सारणी को ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समय के या वैसे आधार पर हमने नहीं बनाया, क्योंकि फिर यह कुंडली को आगे पीछे करना पड़ता। अगर हम बना लेते तो फिर कुंडली को फिर फैलाते तो फिर वह छुप जाता। इसलिए हमने ऐसे कर लिया। इसको ऊपर नीचे कॉलम के माध्यम से आप ऐसे सारणी बना ले या ऐसे सारणी बना ले, बात तो एक ही है कि अंतर पड़ने वाला थोड़े है। नहीं ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह जो हम लोगों ने देखा आवृत्ति के आधार पे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि केवल आवृत्ति के आधार पर ही बनते हैं, कोई अन्य कायदे भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने दोपहर के समय में 5-7 कक्षाएं हमने दोपहर में की थी D10 कुंडली पर वाराणसी बनारसी, बस कौन सा कुंडली था मैं याद ही नहीं आ रहा। पराशरी और बनारसी। हाँ, पराशरी, पराशरी और बनारसी, ये 2 प्रकार की कुंडलियां दोनों D10 है, 2 कायदे से बनती है। अलग अलग कुंडली हो जाती है, अलग अलग भाव हो जाते हैं, अलग अलग भावों में अलग अलग राशियां रहती है, अलग अलग राशियों में अलग अलग ग्रह रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि D8 कुंडली जो है केवल आवृत्ति के आधार पर ही बनाई जा सकती है, और भी कोई विधियां हो सकती है, उसका ज्ञान उतना मुझे नहीं है, हमें किसी गुरुजनों ने नहीं बतलाया। ये हमारे बाबा बतलाया करते थे इस प्रकार से कि नहीं समझ में आए तो आवृत्ति के आधार पर जो बर कुंडली, जितनी बर कुंडली बनाना है बना सकते हो, और लग्न कुंडली के जैसे फलादेश कर लो, वही लाभ मिलेगा। हम ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखा जाए लग्न मेष राशि है, मेष राशि में लग्न कितने अंशों का? 21, 24 है। 21, 24 किस अष्टमांश में है? छठे में है। 18, 45 से लेके 21, 22, 30 के बीच में है। तो 22, 21, 24 है, छठे में आया। तो लग्न की राशि 6 ठीक है। ठीक है जी। अब उसके बाद में आते हैं किसी भी एक ग्रह से ले लें, शुक्र से ही चलते हैं। तो शुक्रदेव मेष राशि में है जी। शुक्रदेव का सात्मक मान 9-6 है। तो 9-6 कहाँ पे गया? यह 7-30 से अधिक है, 11-5, यह 3 नंबर की राशि में गया ना। तो 3 नंबर की राशि में देखे शुक्रदेव है, ठीक हो। बिल्कुल है। अब मंगल देव को देखें, मंगल देव 5 नंबर की राशि में है, स्थिर राशि में, स्थिर राशि हो गए। मंगल देव का अंशात्मक मान 7-18 है। 7-18 स्थिर राशि 7-18, तो स्थिर दूसरा। राशि 7-18, तो ये हो गया दूसरा में। तो स्थिर राशि के दूसरा 10 नंबर है यहाँ पर।
ठीक। स्थिर दो 10 नंबर की राशि में है ना जी, तो यहाँ मंगल देव 10 नंबर की राशि में, ठीक हो गए। अब देव गुरु बृहस्पति स्थिर राशि में कितने अंशों के हैं, तो 956। 956। तीसरा। तीसरा, तो स्थिर राशि का 956, 11 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि में गुरुदेव हैं, जी। हो गया स्वस्थ। अब आते हैं राहु, राहु भी स्थिर राशि में है, और राहु का अंशात्मक मान क्या है, 442 है। 442 या दूसरे अष्टमांश में हुआ, तो स्थिर राशि का दूसरा अष्टमांश ठीक। मकर। देखिए राहु है मकर में, राहु मकर राशि में। हाँ तो राहु यहाँ 5 में है, स्थिर राशि में है। राहु का अंशात्मक मान 442 है, 442 यहाँ दूसरे अष्टमांश में हुआ, तो मकर राशि में ही जाएंगे ना। जी जी जी। आप शनिदेव किस अष्टमांश में जाएंगे वह बतलाएं आप। द्वितीय भाव में है, शनिदेव का अंशात्मक मान 0 है, 1 अंश के है, यानी कि पहले अष्टमांश में है। तो शनिदेव द्वितीय भाव में पहले अष्टमांश में, तो सिंह राशि यहाँ पर है जी गुरुजी, सिंह राशि, और यहाँ सिंह राशि में है, बिल्कुल है। हो गया। अब आए चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा किस राशि में है, 8 नंबर की राशि में। कौन सी राशि होती है, स्थिर राशि। तो स्थिर राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा का अंशात्मक मान 15-24 है, 15-24 देख ले। यहाँ 5वां में हो गया ना, 15 अंश तक तो ये हो गया, तो चौथा 5वें में आ गए ना। तो अब यह स्थिर राशि का 5वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, चंद्रमा मेष में है। जी। अब इसके बाद में पुनः यहाँ पर अब स्थिर राशि में 3 ग्रह हैं, केतु, स्थिर राशि में राहु भी है, स्थिर राशि में केतु भी है। राहु केतु का अंशात्मक मान एक ही रहता है, देख लीजिए ना। तो स्थिर राशि में केतु है, अंशात्मक मान वही 442 है जी, यानी कि दूसरा। तो स्थिर राशि का दूसरा 10-10 में केतु भी है। सूर्य भी स्थिर राशि में है, अंशात्मक मान सूर्य का 25-10 है, तो 25-10 का 7वें में आ गया ना। तो स्थिर राशि का 7वां गिन लीजिए, 3 नंबर ना, तो सूर्यदेव 3 नंबर की राशि में होगा। गुरुदेव चंद्र का एक बार बोलिए ना, चंद्रमा का। तो जयप्रकाश जी आप चंद्रमा के बारे में बतलाएं। तो चंद्रमा जो है क्या कहते हैं, वो स्थिर राशि के अंदर है, और चंद्रमा का जो मान है वो 15 डिग्री 24 मिनट है। तो 15 डिग्री 24 मिनट जो है वो स्थिर राशि मतलब 5वें अष्टमांश में आ रहा है। तो स्थिर राशि का जो 5वां अष्टमांश है वो क्योंकि धनु से स्टार्ट होता है, तो धनु मकर कुंभ मीन मेष में आ गया, इसलिए तो मेष राशि में चंद्रमा को हमने रख दिया। जी धन्यवाद। अब आते हैं बुध का, तो बुध का अंशात्मक मान 19-18 है। 19-18 कहाँ जाएगा, यहाँ छठे में आ जाएगा। 18-45 से अधिक है, 22-30 से कम है, तो यह कौन सा हुआ, छठा हो गया। तो बुधदेव यह स्थिर राशि के छठा कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर है ओके। आवृत्ति अष्टमांश कुंडली कैसे बनाए, अष्टमांश कुंडली कैसे बनाए, यह स्पष्ट हो गया। जी गुरुजी, यह इसे आवृत्ति अष्टमांश कुंडली कहते हैं। कौन सा कहते हैं, आवृत्ति अष्टमांश कुंडली। आवृत्ति अष्टमांश कुंडली। आवृत्ति के द्वारा हम कोई भी वर्ग कुंडलियां बना सकते हैं, कोई भी वर्ग कुंडली बना लेंगे। तो जो वर्ग कुंडली बनाएंगे, अगर डी एकादशांश बनाते हैं तो 11 भाग करना पड़ेगा, जो जैसे होगा जैसे होगा, या पंचमांश बनाते हैं तो 5 भाग करना होता है, या क्या है, नहीं अल्लाह की बात। तो यह आवृत्ति के आधार पर हुई। तो अब कुंडली तो यह बन गया। कुंडली बनने के बाद में इसका फलादेश कैसे करेंगे, तो लग्न कुंडली का जिस प्रकार फलादेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी फलादेश करेंगे। अब अष्टमांश कुंडली से किस विधि, किन किन विषय वस्तुओं को हम लोग देखेंगे। तो लग्न कुंडली के 8वें भाव से जिन जिन विषय वस्तुओं को देखते हैं, विचार करते हैं, D8 कुंडली से भी उन्हीं सभी विषय वस्तुओं के बारे में विचार करते हैं, कोई अलग नहीं। सभी विषय वस्तु 8वें भाव से संबंधित यहाँ से फलादेश किए जाते हैं।
तो अभी तक हम लोगों ने, अभी जितना हम लोगों ने लिखा है इसको मिटा दें, अब तो इसकी आवश्यकता नहीं है ना। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब वीडियो यदि अगर नहीं लिख पाए हो तो वीडियो मिलेगी, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। गड़बड़ हो रहा, क्या है गड़बड़ हो रहा है ये? हम्म। तो अब शुरू किया जाना चाहिए विषय वस्तु। तो अब शुरू करते हैं हम लोग कि अष्टमांश कुंडली तो हम लोग कैसे बनाए, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब फलादेश कैसे करें, इस विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि आप सबको कक्षा अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास में भी शेयर कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अष्टमांश कुंडली कैसे बनाए, तो अष्टमांश कुंडली आवृत्ति के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। और जो चर राशि होती है, चर राशि का शुभारंभ कहाँ से होता है, तो मेष राशि से हो जाता है, और स्थिर राशि का शुभारंभ जो होता है वह धनु राशि से होता है। द्विस्वभाव राशि का आरंभ जो होता है वह सिंह राशि से होता है। और डी 8 कुंडली के लिए एक अष्टमांश का भाग जो होता है वह 3/45 अंशों का होता है। तो अष्टमांश कुंडली से हम लोग किस विषय वस्तु के बारे में जान सकते हैं? तो जैसा कि अभी हमने पूर्व में कहा कि अष्टमांश कुंडली से कुंडली के अष्टम भाव से जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है उन सभी विषय वस्तुओं का विचार हम D8 कुंडली से कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अचानक घटना, हालांकि कुंडली का छठा भाव भी अचानक घटना होगा है। लंबी बीमारी, आयु का निर्धारण, 8वें भाव से जन्मजात बीमारी के बारे में भी देखा जाता है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। 8वां भाव पतन का भी।